ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके अलावा हम ये कहते हैं कि अगर लैक्टोज की बात करोगे तो ऑब्वियसली लैक्टोज एनिमल में पाई जाएगी, खासतौर पर मैमल्स के मिल्क की शुगर है। दिस इज कॉमनली अ मिल्क शुगर, मैमल्स मिल्क के अंदर मौजूद होगी। सुक्रोज की बात करें तो हम लोग ये कहते हैं कि जी सुक्रोज आपको फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्ट होती हुई नजर आएगी और ये आपके पास एज ए फ्लो सोर्स के अंदर अगर आप इसको देखोगे तो ये आपको यूजुअली शुगर केन से या रूट बीट से जो मिलेगी वो सुक्रोज होगी। मोरोवर हम ये बात देखते हैं कि भाई माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज की बात करें तो ये आपके पास ऐसी शुगर हैं जिनको हम अगर कभी कॉमन वे में डिस्कस करें तो दिस इज टर्म्ड एज माल्ट शुगर। जबकि लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज इज नेम्ड एज मिल्क शुगर, क्योंकि ये आपको मिल्क के अलावा और कहीं नहीं मिलेगी। इसी तरीके से सुक्रोज की बात करो तो इसको हम लोग वैसे तो टेबल शुगर कहते हैं, ट्रांसपोर्ट शुगर कहते हैं, क्योंकि फ्लोएम के अंदर 90% ट्रांसपोर्ट में यही इन्वॉल्व होती है। और इसको हम लोग केन शुगर भी कहते हैं, केन शुगर भी कहते हैं। मोर ओवर हम लोग ये कहते हैं कि जी आपके पास ये शुगर्स कौन से मोनोमर्स से बनती हैं। जब कभी बेटे मोनोमर्स की बात करोगे तो माल्ट शुगर इज फॉर्म्ड बाय अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज। ये अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज के मिलने से बनती हैं। जबकि लैक्टोज की बात करो तो ये बीटा ग्लूकोज प्लस बीटा गैलेक्टोज से बनती हैं। जबकि सुक्रोज शुगर की बात करें तो ये अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज से बनने वाली शुगर है। अगर बेटे आप इनके अंदर बनने वाले बॉन्डिंग पैटर्न की बात करो तो हम कहते हैं कि जी इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग्स होना शुरू होती हैं वो यूजुअली माल्टोज के अंदर जो बॉन्डिंग्स होती हैं, these maltose bondings are alpha 1,4, जबकि लैक्टोज के अंदर बीटा 1,4 लिंकेजेस होते हैं। इसी तरीके से अगर सुक्रोज के अंदर आप देखो तो यहां पर मौजूद लिंकेजेस अल्फा 1,2 लिंकेजेस होते हैं। हम लोग ये बात चाहते हैं कि किसी तरीके से अगर इन के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ किया जाए तो ये स्ट्रक्चर्स किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं। देखिए जी हम लोग इसको कोशिश करते हैं ताकि इस बात को समझ सकें। हमने ये कहा कि जब कभी भी ग्लूकोज को ड्रॉ करते हैं तो ग्लूकोज आपके पास यूं एक पायरॉन रिंग बनाता है, राइट। अच्छा, इस पायरॉन रिंग के ऊपर यूं CH2OH मौजूद है। हम लोग बेटे ये बात पढ़ते हैं कि अगर ये CH2OH और यहां पर OH दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर मौजूद हो तो हम उसको बीटा शुगर कहते हैं। यूजुअली हम इसको यूं डिस्कस करते हैं कि आपके पास अगर
OH इस कार्बन नंबर 1 के ऊपर या कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अगर ये OH रिंग के ऊपर मौजूद हो तो उसको बीटा शुगर कहते हैं। तो याद करवाने के लिए अमूमी तौर पे हम स्टूडेंट से ये कहते हैं कि बेटे अगर आप इसको याद इस तरह से रखें कि बी फॉर बर्ड एंड बी फॉर बीटा शुगर। अगर OH ऊपर होगा तो वो बीटा शुगर होगी, अगर OH नीचे होगा तो वो अल्फा शुगर होगी। तो बेटे असल जो इसकी बात है वो ये है कि अगर ये OH ऊपर हो तो हम इसको बीटा शुगर कहेंगे, अगर ये OH नीचे है तो हम इसको अल्फा शुगर बोलेंगे। वो कहते हैं जी ग्लूकोज के अंदर सबसे बड़ी रिकग्निशन असल में ये है कि थर्ड नंबर पर OH ऊपर होता है। सो मैंने उसको इंडिकेट कर दिया। अगर इसी तरीके से एक और ग्लूकोज इसके साथ यूं बाइंडिंग में मौजूद है, यूं ग्लूकोज बाइंड कर रहा है और ये OH है, ये OH है, ये OH है, ये OH और H सॉरी ये OH है, आपके पास यहाँ पर CH2 सॉरी जी बेटे सिर्फ माल्टोज बना रहा हूँ। आप देखें हमने ये कहा कि भाई आपके पास यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। जब ये वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ यहाँ पर एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया। अच्छा यही बात जब हम लोग आते हैं टुवर्ड्स लैक्टोज, तो लैक्टोज में मैंने कहा जी बीटा ग्लूकोज मौजूद है। चलें जी देखते हैं कि ये बीटा ग्लूकोज किस तरीके से मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे अगर ये कहूं कि बेटे ये एक ग्लूकोज है जिसमें OH ग्रुप ऊपर है और ये CH2OH ग्रुप। देखिए बेटे ये सेम डायरेक्शन में है, ये वाला OH और ये वाला CH2OH सेम डायरेक्शन के अंदर पाया जाता है। अगर ये सेम डायरेक्शन के अंदर मौजूद हो तो हम लोग इसको बीटा शुगर कहते हैं। मैंने कहा जी अगर यहां पर ये ग्लूकोज बन गई, इसी तरीके से मैं अगर गैलेक्टोज की बात करता हूं, अगर मैं गैलेक्टोज की बात करूं और मैं आपसे बेटे ये कहूं कि ये जो गैलेक्टोज शुगर है ये यहाँ पर गैलेक्टोज बनाएंगे और ये भी आपके पास बीटा फॉर्म में है, तो भाई ये भी OH ऊपर, ये CH2OH। देखें जी ये सेम डायरेक्शन में। अच्छा फिर देखें, अच्छा यहाँ पर थर्ड नंबर पे OH ऊपर था, बाकी OH नीचे था। यहाँ पर बेटे थर्ड नंबर पर भी OH ऊपर होगा और फोर्थ नंबर ये वाले कार्बन पर भी OH ऊपर ही लोकेट करेंगे। अगर तो ये इस तरह से मौजूद है तो आपके पास यहां पर बेटे एक और बॉन्ड फॉर्म होता है। इस बॉन्ड फॉर्म होने के रिजल्ट में एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है और आप देख लें ये बिलो टू द प्लेन बन रहा है, ये अबव टू द प्लेन बन रहा है। तो ये डिफरेंस है ये आपके पास जो अल्फा 1,4 और अल्फा बीटा 1,4 लिंक की जिसको फॉर्म करता है। इसी तरीके से अगर हम लोग इसको सुक्रोज में आउट करते हैं, हाँ जी बेटे, हाँ जी डेफिनेटली आइसोमर्स हैं। सिर्फ फर्क इस चीज का है कि आप देखो गौर से, सिर्फ फर्क इस चीज का कि यहाँ पे थर्ड नंबर पर ये OH ऊपर है, यहाँ पे थर्ड और फोर्थ दोनों के ऊपर ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड और फोर्थ दोनों पर ऊपर है। अच्छा मोर ओवर हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि बेटे अगर आप यहाँ पर एक और ग्लूकोज ड्रॉ करते हो, फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज ड्रॉ किया और ये ग्लूकोज लेट सपोज अल्फा ग्लूकोज है, यानी इसके अंदर ये CH2OH ग्रुप है लेट सपोज, जगह ना होने की वजह से मैंने यू ड्रॉ कर दिया। ये आपके पास डाउनवर्ड, ये ग्लूकोज है इसलिए OH ऊपर आएगा, यहाँ पर ये OH नीचे आएगा। सो दिस इज अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और मैंने कहा जी ये चूंकि मैं बना रहा हूं अल्फा ग्लूकोज तो ये OHU मौजूद है। जब कभी बेटे हम लोग फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं
तो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर पेंटामेरिक है वो हेक्सो शुगर, लेकिन है उसका फ्यूरॉन रिंग। जब कभी आप उसका फ्यूरॉन रिंग ड्रॉ करते हो तो आप ये कहते हो कि वो बीटा है। अच्छा बेटे, जब आप उसको बीटा फॉर्म के अंदर ड्रॉ करोगे तो वो बीटा फॉर्म कैसे ड्रॉ होगी, प्लीज इसको देखें। अच्छा, हम लोगों ने ये कहा कि बेटा यूं बीटा फॉर्म ड्रॉ होती है, ये ऑक्सीजन है, इसके अब दोनों आउटसाइड द रिंग होने चाहिए। यानी अब जो कार्बन नंबर 1 है और कार्बन नंबर 2, दीज शुड बोथ बी आउटसाइड द रिंग। जैसे मैंने कहा कि बेटे यहां पर ये OH है, ये कार्बन नंबर 2 है, याद रखिएगा। इसका जो कार्बन नंबर 1 है इट इज CH2OH, ये ऊपर मौजूद है कार्बन नंबर 1, इसका ये OH है, राइट। अच्छा, इसी तरीके से हम लोगों ने ये बात की कि भाई आपके पास ये और ये OH होता है, यहाँ पर कार्बन नंबर 5 है, अब यहाँ पर CH2OH। अच्छा बेटा ये देखो, ये OH और ये, अब देखें इसमें OH तो नीचे है, लेकिन बेटे हम इस OH को ये कंसिडर नहीं करते हैं कि ये वाला OH आपके पास अल्फा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये वाला OH और ये चूंकि सेम डायरेक्शन में, इस वजह से हम इसको बीटा कंसिडर करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हम ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा और जब कभी आपके पास यहाँ से वाटर रिमूव होगा तो ये वो दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेटे यहाँ पे इन्वॉल्व हुए जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने में अपना रोल प्ले करते थे। चूंकि ये दोनों वो रिएक्टिव कंपाउंड्स यहाँ पर मौजूद थे जो कि अपना रोल प्ले करते थे फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो ये अब आपको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से हम लोग ये कहेंगे कि ये आपके पास कभी भी एज ए रिड्यूसिंग शुगर रोल प्ले नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपको इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहे हैं। तो जब कभी आप इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को डिस्कस करना शुरू करोगे तो आप ये कहोगे, बेटे मेरी बात सुने, जो मोनोसेक्राइड होते हैं वो तो सब रिड्यूसिंग होते हैं। आपको सिर्फ एक बात जो याद रखना है, वो सिर्फ एक बात ये याद रखनी है कि आपके पास जो पॉलीसेक्राइड, जो सॉरी सुक्रोज और पॉलीसेक्राइड, ये दो ऐसे हैं जो कि नॉन रिड्यूसिंग है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं कर रहे। बस इतनी सी बात है। हम लोग ये कहते हैं कि जी अगर आप रिड्यूसिंग नेचर की बात करते हो तो भाई ये रिड्यूसिंग है, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके पास ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। बेटे जब आप लैक्टोज की बात करते हो तो लैक्टोज भी अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसके पास ये वाला OH ग्रुप फ्री है। अब जो दोनों रिएक्टिव थे वो यहां पर हो गए एंगेज, उनके एंगेज होने की वजह से और ये इलेक्ट्रॉन ना प्रोवाइड करने की वजह से ये बन गई एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये बन गई नॉन रिड्यूसिंग। सो हमने कहा जी ये रिड्यूसिंग शुगर्स में इंक्लूड नहीं होती है। तो यूजुअली हम लोग इस तरीके से माल्टोजेस, लैक्टोजेस और सुक्रोजेस के दरमियान में डिफरेंशिएट करते हैं। वो कहता है जी यहां से हम लोग जब कभी आगे मूव करते हैं तो हमारे पास फिर डिफरेंस देखने में नजर आते हैं बिटवीन पॉलीसेक्राइड्स। जब कभी आप बेटे यहां से ऑनवर्ड पॉलीसेक्राइड्स को डिस्कस करोगे और हम लोग ये बात पढ़ेंगे कि पॉलीसेक्राइड्स को अगर आप क्लासिफाई करना शुरू करो तो पॉलीसेक्राइड्स को हम 4 फॉर्म्स में क्लासिफाई करते हैं। दीज पॉलीसेक्राइड में बी स्टार्च, ये स्टार्च हो सकता है, ये बेटे आपके पास ग्लाइकोजन हो सकता है, ये आपके पास सेलुलोज हो सकता है, ये आपके पास काइटिन हो सकता है, राइट।
तो हम लोग ये कहते हैं कि अगर आप इसको क्लासिफाई करना शुरू करो तो विद रिस्पेक्ट टू इट्स क्लासिफिकेशन हम सबसे पहले तो प्रॉपर्टी इसकी ये पढ़ते हैं कि ये जो आपके पास सारे के सारे पॉलीसेक्राइड यूनिट्स हैं, ये पॉलीसेक्राइड यूनिट्स आपको ऑब्टेन कहां से होते हैं? हम कहते हैं जी अगर आप सोर्स की बात करोगे तो यूजुअली ये आपको कहां से ऑब्टेन होता है। उसने कहा जी स्टार्च की अगर हम अकरेंस की बात करें बेटे, वो तो आपके साथ बात हुई ना, मैंने पूरी डिटेल में डिस्कस की कि वो आपके पास पेप्टाइडोग्लाइकेन है, जो उसकी सेल वॉल है, जो उसकी सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन है। ठीक है। अच्छा, हम लोग ये पॉलीसेक्राइड का टेबल पढ़ेंगे और पॉलीसेक्राइड के अंदर सबसे पहले हम लोग देख रहे होंगे इनके फीचर्स। वो कहते हैं जी अक्रेंस के एतबार से देखो, अक्रेंस के एतबार से देखें तो आपके पास स्टार्च यूजुअली प्लांट में पाए जाते हैं। ये आपको मिल रहे होंगे जी ग्रेन्स में, ये आपको मिल रहे होंगे ट्यूबर्स में, और ये आपको सीरियल्स ग्रेन्स के अंदर आ जाते हैं। एनी हाउ उसने फ्रूट्स में भी लिखा है बुक ने, तो ये सीड्स में, ट्यूबर्स में आपको स्टार्च अवेलेबल होता है। ग्लाइकोजन आपको एनिमल के अंदर मिलता है मोस्टली लिवर और मसल सेल के अंदर। सेलुलोज की बात करें तो ये प्लांट की सेल वॉल में मौजूद है, और काइटन फंगल सेल वॉल में होने के साथ साथ ये आपको इंसेक्ट के एक्सो स्केलेटन में भी मिल रहा होगा। वो कहता है जी यहां से आगे बात करें तो हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि इनके कॉमन रोल यहां पर क्या है। अगर रोल की बात करें तो बेटे स्टार्च आपके पास एक स्टोरेज रिजर्व है फॉर एनिमल इन प्लांट। ग्लाइकोजन बी स्टोरेज रिजर्व है, ये एनिमल अपने लिए ही स्टोर करते हैं। जबकि सेलुलोज की बात करते हो तो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, इसका रोल स्ट्रक्चरल है। काइटन का रोल भी डेफिनेटली स्ट्रक्चरल है। वो कहते हैं जी मोर ओवर अगर आप इसको डिस्कस करो तो हम ये कहते हैं कि सेलुलोज चूंकि स्ट्रक्चरल है, इनसॉल्युबल है, मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेक्राइड की फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन स्टार्च को बेटे हम लोग अपनी आसानी के लिए ये बात करते हैं कि ये दो चेन्स की सूरत में मौजूद है। ये या तो ए माइलोज की फॉर्म में होता है, या मेरे बेटे ये ए माइलो पैक्टिन की फॉर्म में होता है। तो जब कभी भी हम लोग एमाइलोज या एमाइलोपेक्टिन की बात करते हैं तो हम लोग पहले ये बात करते हैं कि ये अपने स्ट्रक्चर के एतबार से कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्ट्रक्चर की बात करते हो
तो मैंने कहा जी एमाइलोज आपके पास यूजुअली हेलिकल हैं, यानी स्ट्रेट चेन ये बनेंगे, यूं स्ट्रेट चेन बनाएंगे और ये स्ट्रेट चेन बाद में यूं हेलिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये अनब्रांच हम कहेंगे, अनब्रांच। जबकि एमाइलोपेक्टिन विल बी ब्रांच्ड, ये ब्रांच चेन कंपाउंड है। जब ग्लाइकोजन की बात करते हो तो ग्लाइकोजन भी डेफिनेटली ब्रांच है, लेकिन हम इसको हाईली ब्रांच्ड कंसिडर करते हैं। भेज सकते हैं दोबारा हम उनको? हाँ आप भेजे, मैं उतनी देर बोर्ड कंप्लीट कर दूंगा तो हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, हाँ आप भेजें, कोई बात नहीं, फिर उसके बाद ऑफ करके तो सर को बुला लेंगे। हाँ ये अनब्रांच्ड होते हैं, काइटन भी अनब्रांच्ड फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। अगर बेटे आप इसके अंदर बनने वाले बॉन्डिंग पैटर्न की बात करो तो हम लोग ये कहते हैं कि जी इनमें बनने वाले बॉन्डिंग पैटर्न्स यूजुअली जो स्टेट चेन्स होती है ना बेटे, उनके दरमियान बनने वाले बॉन्ड यूजुअली अल्फा 1,4 लिंकेजेस होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास अल्फा 1,4 लिंकेज है। जब कभी आप ब्रांच बनाते हो तो वहां पर अल्फा 1,4 लिंकेज भी मौजूद है और अल्फा 1,6 लिंकेज भी मौजूद होती है, क्योंकि ब्रांच हमेशा उसके ऊपर होती है। वो कहते हैं जी ग्लाइकोजन की बात करें क्योंकि हाईली ब्रांच है, इसमें ब्रांचेस ज्यादा होती हैं, तो यहाँ पर 1,4 लिंकेजेस भी मौजूद हैं और अल्फा 1,6 लिंकेजेस भी मौजूद हैं। जब कभी आप सेलुलोज की बात करते हो तो सेलुलोज में बेटे बीटा 1,4 लिंकेजेस होती हैं। काइटन के अंदर भी बीटा 1,4 लिंकेज होती है। तो ये बात याद रखिएगा कि आपके पास बीटा 1,4 लिंकेज की वजह से इनको डाइजेस्ट करना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद एंजाइम्स इनको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। मोरोवर हम ये कहते हैं कि अगर आप इसको वाटर सोलुबिलिटी के हवाले से देखें, यानी वाटर में सोलुबल होने के हवाले से देखें, तो एमाइलोजेस आर वाटर इनसॉल्युबल, सॉरी माइलोजेस आर हॉट वाटर सोलुबल, ये हॉट वाटर में सोलुबल हैं, जबकि ये बाकी तमाम इनसोलुबल होते हैं किसी भी फॉर्म में। ये ऐसी कॉम्प्लेक्स चेन्स हैं जो कि किसी भी फॉर्म के अंदर सोलुबलाइज नहीं होती हैं। उसने कहा जी मजीद अगर आप इनको देखते हो तो ये चेन्स आपके पास, ये चेन्स अगर अबंडेंस के लिहाज से देखी जाएं, अबंडेंस की पैटर्न में देखो तो अबंडेंस में बेटे हम एक बात ये डिस्कस करते हैं कि किसी भी स्टार्च के अंदर एमाइलोज की क्वांटिटी यूजुअली 20%, जबकि स्टार्च की क्वांटिटी एमाइलोपेक्टिन की क्वांटिटी 80% होती है। ग्लाइकोजन हाईली ब्रांच्ड है, ये आपके पास सारे सेल्स में अप्रोक्सीमेटली मौजूद होते हैं एक्सेप्ट ब्रेन सेल्स, लेकिन लिवर और मसल्स में मोस्ट अबंडेंटली हैं एज वी हैव रिटन अबव। ठीक है जी, लिवर या मसल में मोस्ट अबंडेंट है। सेलुलोज कॉटन में 90% मौजूद है एंड इट इज
द वर्ड मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेक्राइड, मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेक्राइड, ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाला फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेक्राइड है। काइटिन आपके पास अगेन फंगल सेल्स और एक्सोस्केलेटन के अंदर मौजूद होते हैं, और ये बेटे सेकंड मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेक्राइड है। वो कहते हैं जी लास्ट पे जब हम लोग मूव करते हैं तो हम लोग बात पढ़ रहे होते हैं कि हम लोग इनको यूजुअली आयोडीन टेस्ट से चेक करते हैं। जब कभी आप इसको बेटे आयोडीन टेस्ट से चेक करोगे, आयोडीन टेस्ट से आप इसको चेक करोगे तो स्टार्च आपको पर्पल कलर देगा। वो पर्पल कलर क्यों दे रहा होता है, उसकी रीजन असल में ये है कि ये जो स्टेट चेन है ये ब्लू कलर देती है और ब्रांच चेन रेड कलर देती है। इस वजह से ये आपको पर्पलिश कलर प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ब्लू टू पर्पल लिख सकते हैं कि ये ब्लू टू पर्पल कलर प्रोवाइड करते हैं। जबकि ग्लाइकोजेंस ये आपको यूजुअली रेड कलर प्रोवाइड करते हैं। ये चूंकि स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड हैं, इस वजह से ये कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं, सो दे प्रोवाइड नो रिएक्शन। ये आपके पास यूजुअली रिएक्शन ही नहीं करते हैं। सो इस तरह से बेटे हम लोग कंप्लीट कर रहे होते हैं अपने मोनोसेक्राइड्स, देन डायसेक्राइड्स यानी जिसमें हम ओलिगोसेक्राइड्स को अकाउंट करते हैं, और फिर मोर ओवर हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये आपके पास सब पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। कोई चीज बेटे जो पूछने वाली आप बता सकते हो? बेटे वो काफी हैं, वो नोट्स भी काफी हैं। यहाँ पर चूंकि ऑनलाइन के अंदर भी हम कोशिश ये करते हैं कि इस बोर्ड पे जितना कुछ मैक्सिमम आपको कन्वे कर सकें वो कर दें। और मोर ओवर अभी ये चलेगा थोड़ा सा, और आपको पता है कि अभी प्रोटीन लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट पे लेक्चर हुआ है, कल न्यूक्लिक एसिड के ऊपर लेक्चर चल रहा होगा, उसके बाद एंजाइम के ऊपर भी एक दिन कंप्लीट लेक्चर होगा। तो आई विल चेक इट आउट कि वो थोड़ा सा अगर टेस्ट डिले हो सकता है तो उसको हम डिले कर देते हैं। हाँ बेटे, तीन तीन टॉपिक हो गए हैं और 2 टॉपिक रह गए हैं। तो बेटे मैं देख लेता हूँ कि हम इस टेस्ट को होल्ड कर लेते हैं। हाँ जी, गुड। जी बेटे। बेटे इसकी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें इस तरह से होता है कि आपके पास अगर लेट्स सपोज ये कोई शुगर मौजूद है, हुँ? और हमारे पास यहाँ पर क्यूपरिक आइन है। इस क्यूपरिक आइन का कलर होता है ब्लू। ये क्यूपरिक आइन को यहां से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होना है। अगर ये शुगर इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देती है तो उस सूरत में ये Cu प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो कलर जो आपके पास यहाँ पर ब्लू था वो कलर अल्टीमेटली रेड कलर में चेंज हो जाता है। और हम ये कहते हैं कि ये बेनेडिक्ट टेस्ट होता है, ये फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट होता है, जिसमें हम ये प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि आया वो शुगर अपना एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकती है कि नहीं। तो इस तरह से इसको हम लोग नोट करते हैं। थैंक यू सो मच बेटा।